नमस्कार दोस्तों, आज के स्किल कोर्स में हम बात करेंगे सोलर पैनल इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के बारे में। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य ट्रेनीज को सोलर पावर सिस्टम की बेसिक जानकारी, सेफ इंस्टॉलेशन प्रोसेस और रेगुलर मेंटेनेंस स्किल्स प्रदान करना है। इस मॉड्यूल के कंप्लीशन के बाद ट्रेनी एंट्री लेवल सोलर टेक्नीशियन के रूप में काम कर सकता है। अब हम ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद लर्नर सोलर एनर्जी और पीवी सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ पाएगा, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम्स को आइडेंटिफाई कर पाएगा, साइट इंस्पेक्शन और सिस्टम प्लानिंग परफॉर्म कर पाएगा, माउंटिंग स्ट्रक्चर और सोलर पैनल्स करेक्टली इंस्टॉल कर पाएगा, अर्निंग और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स फॉलो कर पाएगा, सिस्टम टेस्टिंग और कमीशनिंग कर पाएगा, रूटीन सोलर मेंटेनेंस एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाएगा, वर्कप्लेस सेफ्टी नॉर्म्स का प्रॉपर यूज कर पाएगा, एंट्री लेवल सोलर टेक्नीशियन रोल्स के लिए जॉब रेडी होगा। सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो सूरज की रोशनी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। सोलर पैनल सनलाइट को अब्सॉर्ब करके डायरेक्ट करंट डीसी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है। इस डीसी इलेक्ट्रिसिटी को इन्वर्टर के माध्यम से अल्टरनेटिंग में कन्वर्ट किया जाता है, जिसका उपयोग घर, संस्थान और कमर्शियल बिल्डिंग्स में होता है। सोलर एनर्जी एनवायरमेंट फ्रेंडली है और बिजली के खर्च को काफी हद तक कम करती है। सोलर सिस्टम कंपोनेंट्स। सोलर पावर सिस्टम के मुख्य कंपोनेंट्स इस प्रकार हैं। पहला, सोलर पैनल जो सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। दूसरा, इन्वर्टर जो डीसी इलेक्ट्रिसिटी को एसी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। तीसरा, माउंटिंग स्ट्रक्चर जो सोलर पैनल्स को रूफ या ग्राउंड पर सपोर्ट देता है। चौथा, इलेक्ट्रिकल वायरिंग और अर्थिंग सिस्टम जो सिस्टम की सेफ्टी और स्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है। ऑफ ग्रिड सिस्टम में बैटरी का भी उपयोग होता है जो पावर को स्टोर करती है। साइट सर्वे और प्लानिंग। सबसे बढ़िया सोलर प्रॉपर्टी वो होती है जिसके साउथ मतलब दक्षिण दिशा से कोई छाया वगैरह ना पड़ रही हो। दूसरा, हमें देखना होता है वेस्ट डायरेक्शन को, मतलब पश्चिमी दिशा को, कि कहीं कोई बड़ी बिल्डिंग आपकी पश्चिमी दिशा में तो नहीं बनी हुई है ना, और आपकी छत पर इन दोनों डायरेक्शन से किसी बड़े ऑब्जेक्ट की छाया नहीं पड़नी चाहिए। यदि यह दोनों डायरेक्शन आपकी ओपन है तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी को हम नेचुरल सोलर प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसमें सोलर एनर्जी का भरपूर पोटेंशियल होता है। तो यदि आपके साउथ और वेस्ट में कोई आपसे ऊंचा घर नहीं है तो आप लकी है कि आपका घर एक सोलर प्रॉपर्टी है। पर यदि इन दोनों में से कोई भी डायरेक्शन में आपसे ऊंचा कोई घर है तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि उस केस में हमें सोलर स्ट्रक्चर की हाइट को उससे ऊंचा रखना होगा, जो कि आपके कॉलम की हाइट को बढ़ाकर आसानी से किया जा सकता है। सोलर पैनल में होता यह है कि आपका सोलर प्लांट नॉर्थ डायरेक्शन से तो उठा हुआ रहता है और साउथ डायरेक्शन से झुका हुआ रहता है, ताकि जब हमारे सोलर पैनल्स लगे तो वह साउथ फेस को देखते हुए रहे। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके जो नॉर्थ साइड के कॉलम है उनकी जो हाइट रहेगी वह 10 से 11 फीट रहेगी, और जो साउथ डायरेक्शन के कॉलम है उनकी हाइट 7 फीट के आसपास रहेगी। दोस्तों, हम सोलर प्लांट की हाइट को 7 फीट से नीचे इसलिए नहीं रखते ताकि हम उसके नीचे का एरिया इस्तेमाल कर पाए, और जब भी कोई 6 फीट का बंदा भी बिना देखे चले तो उसका सर स्ट्रक्चर से ना टकराए। यदि आप बहुत बड़ी कैपेसिटी का सोलर प्लांट लगवा रहे हैं तो आपको नॉर्थ साइड से इसकी हाइट को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि साउथ साइड से तो आप डाउन नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप नॉर्थ साइड में 11 की जगह 15 से 20 फीट की हाइट भी रख सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा में आपको मिनिमम 7 फीट की हाइट मेंटेन करनी है। आपके स्ट्रक्चर में 3 प्रकार के मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला तो होता है कॉलम, जिसे कि कई लोग पिलर भी बोलते हैं, जो कि हमारा वर्टिकल एलिमेंट होता है। दूसरा होता है राफ्टर, जो कि एक प्रकार से आप स्ट्रक्चर की मेन बीम कह सकते हैं, और यह हमारा हॉरिजॉन्टल एलिमेंट होता है। और तीसरा होता है हमारा पर्लिन, जो कि राफ्टर के ऊपर लगाया जाता है ताकि पैनल्स के लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो मेनली यह 3 तरह के एलिमेंट हमारे सोलर स्ट्रक्चर में होते हैं। जो हमारे कॉलम का अच्छा साइज माना जाता है वह है 75 बाय 75 mm का होलो कॉलम, जिसके मेटल की थिकनेस 2 mm होनी चाहिए। मित्रों, यदि आप इसको नापेंगे तो यह किनोरियो से राउंड शेप में होने के कारण 72 mm का लग सकता है, पर यदि आप आउटर टू आउटर नापते हो तो वह पूरा का पूरा 75 mm होना चाहिए। अब चलते हैं अगले एलिमेंट पर, जो कि है राफ्टर। तो मित्रों, जैसा कि मैंने बताया कि यह एक प्रकार से स्ट्रक्चर की मेन बीम का काम करता है। तो मित्रों, कॉलम के साथ साथ इसकी स्ट्रेंथ का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्लिन से होता हुआ सारा स्ट्रक्चर का लोड राफ्टर पर ही आता है, और राफ्टर ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि उस लोड को कॉलम्स में ट्रांसफर करता है। इसलिए दोस्तों, राफ्टर भी स्ट्रक्चर का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। मित्रों, यदि हम राफ्टर की बात करें तो मार्केट में
5-6 तरह के राफ्टर आपको देखने को मिलते हैं। मित्रों यहाँ पर हम शेप के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, पहला तरह का राफ्टर होता है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में पूरा का पूरा होलो पाइप होता है। दूसरी तरह का राफ्टर होता है जिसमें इसी पाइप में वजन को हल्का करने के लिए बीच बीच में से छेद किए जाते हैं। तीसरी तरह का राफ्टर होता है आई सेक्शन का राफ्टर, और चौथी तरह का राफ्टर होता है कि इसी आई सेक्शन में बीच बीच में छेद कर दिए जाते हैं ताकि इसके वजन को हल्का बनाया जा सके। दोस्तों, शेप के अनुसार 5वां टाइप होता है जो कि कुछ सी टाइप के आकार में होता है, और छठा होता है कि इसमें भी इसे हल्का करने के लिए इसमें छेद कर दिए जाते हैं। तो पर्लिन में भी राफ्टर की तरह ही बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हमने यहाँ पर चूज किया है 40 बाय 40 mm का स्क्वायर शेप का होलो पाइप, जिसकी थिकनेस भी 2 mm है। और मित्रों, यह सारे एलिमेंट हमारे स्ट्रक्चर के लिए मोर देन एनफ है। मित्रों, यहाँ तक तो हो गई साइज की बात। अब बात कर लेते हैं कि आप जो पाइप लोगे वो कौन से ब्रांड का सही रहेगा। मित्रों, मार्केट में जनरली 3 बढ़िया ब्रांड्स सुनने को मिलते हैं जो कि है टाटा, जिंदल और अपोलो। यह तीनों कंपनीज बेस्ट इन क्लास है। आप इन तीनों में से किसी भी कंपनी के पाइप लगवा सकते हैं, क्योंकि मित्रों ब्रांड भले ही थोड़ा सा ज्यादा पैसा लेता है, लेकिन यह ब्रांड्स BIS के नॉर्म्स को बहुत शानदार तरीके से फॉलो करते हैं। इसलिए इन ब्रांड्स का क्वालिटी कंट्रोल बहुत गजब का होता है। वहीं कोई किसी लोकल ब्रांड की कोई गारंटी नहीं है कि उसने कैसे पाइप बनाए हैं, उसने BIS के नॉर्म्स फॉलो किए हैं या नहीं, और क्या वह हल्का माल देकर चीट तो नहीं कर रहा। इस प्रकार के ट्रस्ट इश्यूज आपको नॉन ब्रांडेड स्टील में देखने को मिलेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर चूज किया है अपोलो कंपनी के पाइप्स को, जिनकी क्वालिटी टॉप नॉच है। अब फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर की इन सब बातों को डिसाइड करने के बाद सबसे पहले हमें कोटेशन में ये सब चीजें क्लियर लिखवा लेनी है। और हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी कोटेशन वगैरह आप डीलर से मंगवाए वह मेल के थ्रू ही मंगवाए, क्योंकि दोस्तों इंस्टॉलेशन प्रोसीजर। स्टेप 1, माउंटिंग स्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन। स्ट्रक्चर को रूफ पर प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ सिक्योर किया जाता है। स्टेप 2, सोलर पैनल माउंटिंग। पैनल्स को स्ट्रक्चर पर नट बोल्ट के माध्यम से फिक्स किया जाता है। स्टेप 3, डीसी इलेक्ट्रिकल वायरिंग। पैनल्स से इन्वर्टर तक डीसी केबल्स कनेक्ट की जाती हैं। स्टेप 4, इन्वर्टर इंस्टॉलेशन एंड एसी वायरिंग। इन्वर्टर को वॉल पर माउंट करके एसी आउटपुट को लोड या ग्रिड से कनेक्ट किया जाता है। अंत में सिस्टम की टेस्टिंग और कमीशनिंग की जाती है। फिर स्ट्रक्चर को छत पर चढ़ाने के बाद कुछ इस प्रकार से नाप जोख करके नील से मार्किंग की जाएगी, क्योंकि मित्रों जो हमारे कॉलम है वह एकदम सही जगह पर खड़े होने चाहिए, वरना बाकी के स्ट्रक्चर के पार्ट फिट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मित्रों बोल्टेड स्ट्रक्चर के लिए हमें हॉट डिप पाइप में उसे हॉट डिप करने से पहले ही उसमें सही दूरी पर छेद करवाने पड़ते हैं। मित्रों, हॉट डिप पाइप में पहले ही छेद करवाने का एक रीजन है, क्योंकि यदि बाद में छेद होते हैं तो वो हमारी हॉट डिप की कोटिंग को फाड़ कर होंगे, जिससे कि हमारा अंदर का लोहा उस जगह से एक्सपोज हो जाएगा। और यदि वह एक्सपोज हो गया तो उस कारण उस जगह पर थोड़ी थोड़ी रस्टिंग शुरू हो जाएगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि बोल्टेड स्ट्रक्चर में जो भी छेद होंगे वह सब हॉट डिप होने से पहले ही होंगे। और यदि बाद में कोई छेद करना भी पड़े तो उस पर आप पेंट जरूर करवा देवें, ताकि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लॉन्ग टाइम तक सुरक्षित रहे। अब मित्रों, मार्किंग हो जाने के बाद आपकी छत में हर पिलर को खड़ा करने के लिए 4 होल्स किए जाएंगे। फिर इस प्रकार से एक GI की छड़ को 6-6 इंच की नाप में काट लिया जाएगा। मित्रों, यदि आप चाहे तो GI की जगह प्योर SS की छड़ भी ले सकते हैं, पर चूंकि यह छड़ बेस प्लेट के साथ कंक्रीट में दब जाएगी तो वह वैसे भी वेदर को एक्सपोज नहीं होगी, तो इसलिए इसमें इतना दिमाग लगाने का कोई भी मतलब नहीं है। तो मित्रों, छेद करने के बाद इन छेद में से मिट्टी निकालकर यह जो GI की रॉड्स हमने काटी थी उसे छेद के अंदर डाल दिया जाएगा, और यह रॉड छत से एकदम पत्थर की तरह चिपक जाए उसके लिए इसमें यह फॉसरॉक कंपनी का इपॉक्सी बेस्ड केमिकल डाला जाएगा, जिसका नाम है फॉसरॉक लॉकफिक्स S। मित्रों, यह केमिकल इन GI की रॉड्स को इस कदर पकड़ लेता है कि यह एक बार सेट होने के बाद वहां से जरा भी नहीं हिलती है। इसलिए मित्रों, इस केमिकल के सेट होने के बाद यदि हमें इन रॉड्स को निकालना हो तो हमें इन्हें निकालने के लिए छत में तोड़फोड़ करनी होगी, क्योंकि एक प्रकार से यह छत का हिस्सा ही बन जाते हैं। और यदि इन केमिकल्स को ठीक से भरा गया है तो छत में सीलन वगैरह की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आती है।
तो असेंबलिंग के लिए सबसे पहले लेग्स को खड़ा किया जाता है, लेग्स के ऊपर राफ्टर्स कनेक्ट करी जाती है और राफ्टर्स के ऊपर फिर हमें पर्लिन्स इंस्टॉल करनी होती है। तो 1 बाय 1 करके हमारी टीम ये काम करती है। देन ये जो क्रॉस सपोर्ट वगैरह होते हैं, ये क्रॉस सपोर्ट भी यहाँ पर हमें इंस्टॉल करने होते हैं ताकि इस स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रेंथ आए। तो 1 बाय 1 करके हमारी जो टीम है ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को एक बार असेंबल करती है। असेंबल करने के बाद में ये जो नट बोल्ट्स वगैरह होते हैं, इन नट बोल्ट्स को भी इसके अंदर फिट करके एक बार प्रॉपर तरीके से असेंबल किया जाता है। लेकिन हमने यहाँ पर इन नट बोल्ट्स को टाइट नहीं किया है, अभी हमें इस स्ट्रक्चर की पूरा अलाइनमेंट सेट करना है, यानी कि इसके एंगल्स वगैरह प्रॉपर सेट करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारे एंगल्स वगैरह होते हैं, जिसको हम गुनिया भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, इनकी हेल्प से हम ये देखने वाले हैं कि पर्लिन्स और राफ्टर के बीच में क्या 90 डिग्री का सही से एंगल बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। मतलब जितने भी एंगल्स वगैरह हमें चेक करने होते हैं सोलार सिस्टम के स्ट्रक्चर के अंदर, वो सारे हमें चेक करने होते हैं और देन उसके बाद में हम 1 बाय 1 करके नट बोल्ट्स को टाइट करना होता है। अगर हम अलाइनमेंट वगैरह या फिर एंगल वगैरह सही से सेट नहीं करेंगे तो स्ट्रक्चर सही तरीके से इंस्टॉल नहीं होगा, और जब स्ट्रक्चर सही तरीके से इंस्टॉल नहीं होगा तो उसके अंदर सही मजबूती भी नहीं आएगी। और जब हम स्ट्रक्चर के ऊपर पैनल्स वगैरह माउंट करेंगे तो पैनल एक लाइन के अंदर माउंट नहीं होंगे, वो आगे पीछे हमें दिखने वाले हैं। तो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है या पूरा का पूरा जो इंस्टॉलेशन है वो बहुत ही बेकार दिखने वाला है। अब ये जो अलाइनमेंट वाला काम है ये बहुत तसल्ली वाला काम होता है, ये टाइम टेकिंग वाला प्रोसेस होता है, लेकिन हाँ हमें अलाइनमेंट सही से करना होता है, सारे एंगल सही से बैठाने होते हैं। देन उसके बाद में ही हम स्ट्रक्चर की जो नट बोल्ट है उनको प्रॉपर तरीके से टाइट कर देते हैं। सोलर पैनल्स को हमने स्ट्रक्चर के ऊपर कंप्लीट माउंट करके इनके नट बोल्ट्स प्रॉपर टाइट कर दिए हैं। अब ये जो सोलर पैनल्स है इनकी वायरिंग्स हमें आपस के अंदर कनेक्ट करनी है। हमने यहाँ पर इस सिस्टम में 12 पैनल यूज करे, तो 12 पैनल को हमें सीरीज में कनेक्ट करना होगा। तो ये जो पैनल्स है इनकी जो प्लस माइनस है इनको आपस के अंदर कनेक्ट करके हम इन पैनल्स को आपस में सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो ये जो कनेक्टर है इनको हम कनेक्ट करने के बाद में इसके ऊपर केबल टाइप बांध के हम पैनल के नीचे ही इनको हम सही तरीके से प्लेस कर देंगे ताकि इन कनेक्टर्स के अंदर बारिश वगैरह का पानी बिल्कुल भी एंटर ना करे। इसके अलावा कहीं पर हमें अगर जंपर की रिक्वायरमेंट है तो हम सबसे पहले MC4 कनेक्टर जो होते हैं उनको हम बनाएंगे और बनाकर जंपर का यूज करके इसको हम पाइप के अंदर डालेंगे। पाइप के अंदर हम इसलिए डालेंगे कि कहीं पर अगर वायर अगर खुले आसमान के नीचे है तो उसके ऊपर धूप वगैरह या बरसात के पानी की वजह से वो वायर धीरे धीरे डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए हम पाइप का यूज करेंगे, पाइप के अंदर वायर डालेंगे और वायर को फिर हम प्रॉपर तरीके से इन पैनल्स के नीचे प्रॉपर तरीके से माउंट कर देंगे। तो हमारे जो टीम मेंबर है ये 1 बाय 1 करके सभी वायरिंग्स को यहाँ पर कंप्लीट कर रहा है और वायरिंग के लिए हमें जहाँ पर केबल टाई यूज करनी है वो भी प्रॉपर तरीके से यूज करके वायरिंग्स यहाँ पर फिनिश करी जा रही है। वायरिंग के लिए हमारा रूल ये होता है कि एक ही टीम मेंबर कंप्लीट वायरिंग करेगा, क्योंकि अगर मल्टीपल टीम मेंबर वायरिंग वाले काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कंफ्यूजन वगैरह क्रिएट हो जाएगा वहां पर, यानी कि गलत वायरिंग होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो हमें एक ही टीम मेंबर प्रॉपर तरीके से फोकस के साथ में ये वायरिंग वगैरह कंप्लीट करता है ताकि वायरिंग में कोई भी मिस्टेक ना रहे। हमारे जो बाकी टीम मेंबर है वो यहाँ पर सिविल का काम कर रहे हैं। सिविल के काम के लिए जो भी मटेरियल होता है, कंक्रीट, बजरी, सीमेंट जो होती है, उनको सबसे पहले मिलाकर हमने मसाला बनाया है। देन फिर ये जो लैग है, इस लैग के ऊपर हमने ये जो फर्मा लगाया, फर्मा लगा के सबसे पहले हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद में ये जो मसाला हमने जो बनाया है, इस मसाले को हम यहाँ पर फर्मे में डालकर 1 बाय 1 करके इस फर्मे को फिल करेंगे। साथ ही हम किसी न किसी तरीके से इस मसाले को प्रॉपर तरीके से हिलाते भी रहेंगे ताकि इस मसाले के अंदर कोई बबल्स वगैरह ना रहे और ये मसाला प्रॉपर तरीके से अंदर सेट हो जाए। इस सोलर सिस्टम के अंदर टोटल 9 लैग लगे हैं। तो हमारी टीम 1 बाय 1 करके इन सभी 9 लैग के लिए जो सिविल फाउंडेशन है इसका काम कंप्लीट कर देती है। अब हमारा जो अगला काम है वो है इन्वर्टर के इंस्टॉलेशन का। तो हमने यहाँ पर के सोलर का 6 किलोवाट का इन्वर्टर मंगवाया है। तो इस इन्वर्टर को हम अनबॉक्स करके इसका जो स्टैंड होता है उस स्टैंड को सबसे पहले हम दीवार के ऊपर एक बार मार्किंग करेंगे। मार्किंग के लिए हम लेवलर का यूज करेंगे ताकि जो स्टैंड है वो बिल्कुल सीधा यहाँ पर इंस्टॉल हो। मार्किंग करने के बाद में फिर हम ड्रिल की हेल्प से दीवार के अंदर होल करके फास्टनर इंस्टॉल करके इस स्टैंड को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर टाइट कर देंगे। देन फिर उसके ऊपर हम इन्वर्टर को माउंट करेंगे। इन्वर्टर के अलावा हमें यहाँ पर DCDB, ACDB और जो केबल स्ट्रिप होती है वो भी हमें यहाँ पर इंस्टॉल करनी होती है। तो इन सब की हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। मार्किंग करके हम यहाँ पर ड्रिल करके इसके अंदर गिट्टी, पेच वगैरह डाल के इन ACDB, DCDB या जो केबल स्ट्रिप है इन सबको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर माउंट करके हम यहाँ पर वायरिंग का काम स्टार्ट करेंगे। अब हमारा ये जो टेक्नीशियन है ये यहाँ पर वायरिंग का काम कर रहा है और अभी हम इस टेक्नीशियन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे और हमारे जो बाकी टीम मेंबर है वो किसी ना किसी दूसरे काम के अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर वो टीम मेंबर भी यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे तो यहाँ पर वायरिंग का कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है और वायरिंग गलत होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सोलर पैनल से जो DC वायर आ रही है उस वायर को भी हम पाइप के अंदर डाल के
लेके आएंगे और प्रॉपर तरीके से सैडल वगैरह का यूज करके इसको दीवार पे माउंट करते हुए लेके आएंगे। ये जो डीसी वायर है ये सबसे पहले जाएगी डीसी डीबी के अंदर। डीसी डीबी एक सेफ्टी डिवाइस होता है जिसके अंदर डीसी फ्यूज और एसपीडी लगी होती है जो कि सेफ्टी का काम करता है। देन डीसी डीबी से जो वायर है ये निकल के आएगी इन्वर्टर के अंदर। इन्वर्टर उस डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करने के बाद में उसको आगे सप्लाई करेगा। तो इन्वर्टर से जो वायर है वो निकल के फिर जाएगी एसी डीबी के अंदर। एसी डीबी के अंदर एसी एसपीडी और एमसीबी वगैरह लगी होती है और एसी डीबी से ही फिर जो वायर्स है वो निकल कर नीचे घर के लिए सप्लाई के लिए जाते हैं। अब इस इन्वर्टर के नीचे हम यहाँ पर एक वाईफाई राउटर भी लगाने वाले हैं। ये वाईफाई राउटर क्या करता है कि कस्टमर के घर के अंदर जो वाईफाई लगा है उससे कनेक्ट हो जाता है और इन्वर्टर का जो डेटा है उसको क्लाउड के ऊपर स्टोर करता है और कस्टमर या फिर कोई भी जो पर्सन है वो अपने मोबाइल ऐप के अंदर ही इस इन्वर्टर की सारी एक्टिविटी को वो ट्रैक कर सकता है, यानी कि कितना ये जनरेशन दे रहा है उन सब का ये एनालिसिस कर सकता है। मल्टीमीटर से हम एक बार ये चेक कर लेंगे कि सोलर पैनल से जो पावर आ रही है वो क्या प्रॉपर आ रही है या फिर नहीं आ रही है, और हमने जो नेगेटिव पॉजिटिव वायर कनेक्ट करे हैं क्या वो सही करे हैं या फिर हमने कहीं उनको आगे पीछे कर दिया है। तो मल्टीमीटर की हेल्प से जितने भी पैरामीटर्स को हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं उनको चेक करके हम ये इंश्योर करेंगे कि वायरिंग यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हो चुकी है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर गलत वायरिंग कर दी है और हमने सिस्टम को ऑन कर दिया तो यहाँ पर कंप्लीट सिस्टम जल सकता है और यहाँ पर लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो हम मल्टीमीटर की हेल्प से प्रॉपर ये इंश्योर कर लेंगे कि वायरिंग यहाँ पर प्रॉपर हो चुकी है। अब ये जितनी भी खुली वायर है इन सब के ऊपर भी हम पाइप डालने वाले हैं ताकि वायर सेफ रहे और जब हमारा सोलर सिस्टम 25 से 30 साल तक काम करे तो इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हमारा दूसरा टेक्नीशियन यहाँ पर एलए यानी कि लाइटनिंग अरेस्टर का इंस्टॉलेशन कर रहा है। आकाश से जो बिजली गिरती है उससे सोलर पैनल डैमेज हो सकते हैं, तो उससे सेफ्टी प्रोवाइड करवाने के लिए हमें यहाँ पर ये एलए यानी कि लाइटनिंग अरेस्टर इंस्टॉल करना होता है। अभी जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है ये कॉपर बाउंडेड होता है और इसकी हाइट सोलर पैनल से ज्यादा होती है। ये कंपलसरी होता है, अगर हमने इसकी हाइट सोलर पैनल से ज्यादा नहीं रखी है तो जो आकाशीय बिजली गिरेगी वो सोलर पैनल के ऊपर ही गिर जाएगी, वो इस छत के ऊपर क्यों गिरेगी। तो इसकी जो हाइट है वो हमें सोलर पैनल से ज्यादा रखनी होती है, साथ ही ये कॉपर बाउंडेड होता है तो जो आकाशीय बिजली गिरती है वो सोलर पैनल्स के ऊपर ना गिर के इसके ऊपर गिरती है। साथ ही ये जो एलए होता है इसको हम वायर के थ्रू कनेक्ट करके ग्राउंड तक लेके जाते हैं और ग्राउंड के अंदर हम एक अर्थिंग इंस्टॉल करते हैं ताकि जब आकाशीय बिजली गिरे तो वो इस छत से होते हुए ग्राउंड के अंदर चली जाए और न्यूट्रल हो जाए और इससे हमारा सोलर सिस्टम सेफ बना रहता है। वायरिंग कंप्लीट हो गई है तो इन्वर्टर से जो आउटपुट की केबल जाएगी पावर वाली केबल, उस वाली केबल को हम कुछ इस तरीके से दीवार के ऊपर माउंट करते हुए नीचे लेकर जाएंगे। साथ ही इस सिस्टम के अंदर हमें टोटल 3 अर्थिंग करनी होती है। एक होती है डीसी साइड की अर्थिंग जिसके अंदर हमारा स्ट्रक्चर वगैरह डीसी-डीबी आता है, और एसी साइड की अर्थिंग के अंदर हमारा इन्वर्टर और एसी-डीबी आता है। तीसरी अर्थिंग हमारी लाइटनिंग अरेस्टर की होती है। तो इन तीनों अर्थिंग की जो वायर है इस वायर को भी हम पाइप के अंदर डाल के फिर इसको क्लिप के थ्रू माउंट करते हुए दीवार के ऊपर नीचे लेकर जाएंगे प्रॉपर तरीके से, ताकि ये जो सिस्टम है ये प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो और जब ये सिस्टम 25 से 30 साल तक काम करे तो इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। स्ट्रक्चर की एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए हम यहाँ पर ये सपोर्ट भी लगाने वाले हैं। वैसे इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर ये काम कर दिया है। तो वेल्डिंग का यूज करके हम ये एक्स्ट्रा सपोर्ट इंस्टॉल करके दीवार के अंदर फास्टनर के थ्रू टाइट कर देंगे ताकि जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा और सेफ्टी मिल जाए। वैसे इसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर दिया है। अब हमारा जो अगला काम है वो है अर्थिंग के इंस्टॉलेशन का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस सिस्टम के अंदर हम टोटल 3 अर्थिंग इंस्टॉल करने वाले हैं और जो अर्थिंग है वो 2 मीटर लेंथ वाली होने वाली है और केमिकल अर्थिंग हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो हमारे जो टेक्नीशियन है वो पहले घर के सामने एक गार्डन सा बना हुआ है जहाँ पर जगह है, तो यहाँ पर 3 गड्ढे करेंगे अलग अलग और 3 गड्ढों के अंदर फिर ये जो हमारी जो रोड है इस रोड को हम डालेंगे। डालने के बाद में ये जो केमिकल कंपाउंड हम जो लेके आए थे उसको हम ये डालेंगे ताकि अर्थिंग रोड के आसपास जो मॉइस्चर वगैरह है वो प्रॉपर तरीके से बना रहे। जब अर्थिंग प्रॉपर तरीके से एक बार इंस्टॉल हो जाएगी तब हम जो वायर ऊपर से लेके आएंगे उनको हम 1 बाय 1 करके कनेक्ट करेंगे इन अर्थिंग के साथ में। देन फिर हम इस अर्थिंग के ऊपर मिट्टी वगैरह डाल के इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर पैक कर देंगे। जहाँ पर बहुत बड़े कॉमर्शियल प्लांट होते हैं जैसे 50 किलोवाट के 100 किलोवाट के, तो वहाँ पर अर्थिंग के वायर के बजाय अर्थिंग की इस प्रकार से प्लेट डाली जाती है जो कि सीधा जमीन में जाती है। क्योंकि मित्रों 50 किलोवाट के प्लांट में गड़बड़ी का मतलब है कि बहुत तबाही मच सकती है और जान माल का भी नुकसान हो सकता है। इसलिए जो लोग सोलर प्लांट को हल्के में लेते हैं वह ध्यान से सुन लेवे कि यदि आपका सोलर प्लांट आपके घर में एसी, टीवी, फ्रिज वगैरह चला सकता है तो लापरवाही करने पर जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए हमेशा 3 अच्छे क्वालिटी का अर्थिंग जरूर बनवाइए और कुछ इस प्रकार से अर्थिंग पिट का चेंबर बनवाइए ताकि जब हमारी अर्थिंग में केमिकल कम होने लगे या सेट होने लगे तो हम चेंबर खोलकर उसमें केमिकल डाल सकें।
मित्रों मैं आपको एक बात शॉर्ट में समझा देता हूँ कि तीनों अर्थिंग का आखिर काम क्या होता है। तो फ्रेंड्स, पहली अर्थिंग होती है डीसी करंट के लिए, जो कि आपका सोलर पैनल प्रोड्यूस करता है। दूसरी अर्थिंग होती है एसी करंट के लिए, जो कि आपका इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ताकि जो आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एसी करंट पर चलते हैं उन्हें चलाया जा सके। तो उस करंट के लिए एसीडीबी बॉक्स से अर्थिंग की जाती है। तीसरी अर्थिंग होती है लाइटनिंग अरेस्टर की, जो कि आपके सोलर प्लांट को आसमान से गिरने वाली बिजली से बचाने के काम आती है। मित्रों, लाइटनिंग अरेस्टर का कॉन्सेप्ट आपने भी 8th क्लास में पढ़ा होगा, जिसमें हमें पढ़ाया जाता है कि आसमान से गिरी हुई बिजली सबसे पहले सबसे ऊंची चीज को पकड़ती है। और चूंकि हमारे घर में सोलर पैनल लगने के कारण आपके घर की हाइट बढ़ जाती है, प्लस आपका वहां पर लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट भी होता है, तो इसलिए जान माल की हानि को रोकने के लिए लाइटनिंग अरेस्टर लगाया जाता है, ताकि कभी आपकी छत पर बिजली गिर जाए तो लाइटनिंग अरेस्टर उसे अपने ऊपर ले लेता है और उसे सीधा जमीन में ट्रांसफर कर देता है, जिससे कि आपका जान माल का नुकसान होने से बच जाता है। दोस्तों, वैसे आप सोलर प्लांट लगाए या ना लगाए, पर यदि आपके घर की हाइट औरों से ज़्यादा है तो आप लाइटनिंग अरेस्टर जरूर लगवाइए। अच्छा मित्रों, कई लोग पैसे बचाने के लिए गंदा काम भी करते हैं कि एसी, डीसी और लाइटनिंग अरेस्टर की अर्थिंग को एक ही गड्ढे में एक ही प्लेट पर लगा देते हैं। तो मित्रों, आपको ऐसा काम नहीं होने देना है, क्योंकि 3 अर्थिंग का मतलब है कि तीनों के लिए अलग अलग कॉपर की रॉड आएगी और तीनों के लिए ही अलग अलग गड्ढे खुदेंगे, ना कि 1 या 2 गड्ढे में ही सारा काम चल जाएगा। दोस्तों, मैं आपको साथ में एक और चीज बता दूं कि हर 6 महीने या साल भर में एक बार अपनी तीनों अर्थिंग चेक जरूर करवा लीजिए कि तीनों अर्थिंग ठीक से काम कर रही है या नहीं। खासकर बारिश के मौसम से पहले एक बार अर्थिंग का चेकअप जरूर करवा लेवे कि आपकी अर्थिंग प्रॉपर वर्क तो कर रही है ना, क्योंकि मित्रों कई बार कितनी अच्छी क्वालिटी की अर्थिंग क्यों ना हो, लेकिन वो एकदम से फेल कर जाती है, जो कि बहुत ज्यादा घातक हो सकती है। यहाँ तक कि डोमेस्टिक तो छोड़िए, इंडस्ट्रियल अर्थिंग भी कई बार फेल हो जाती है। जो हमारा डीसीडीबी बॉक्स होता है उसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जो कि आपके सोलर पैनल्स और इन्वर्टर के बीच में लगाया जाता है। दोस्तों, यह बॉक्स आपके सोलर पैनल्स और इन्वर्टर को हाई वोल्टेज करंट और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि मित्रों इसके अंदर सर्किट ब्रेकर्स लगे हुए होते हैं, जो कि शॉर्ट सर्किट और ज्यादा वोल्टेज के अप डाउन के केस में सर्किट को ब्रेक कर देते हैं, जिससे आपका नुकसान होने से बच जाता है। मित्रों, आप लोग एक चीज का ध्यान हमेशा रखें कि डीसीडीबी बॉक्स और एसीडीबी बॉक्स में जो भी सर्किट ब्रेकर्स लगेंगे वह सब बेस्ट इन क्लास होने चाहिए। मित्रों, आपके डीसीडीबी बॉक्स में पहली चीज जो लगती है वह एसपीडी लगती है। अब मित्रों बात करते हैं एसीडीबी बॉक्स की। तो मित्रों, एसीडीबी बॉक्स की फुल फॉर्म है अल्टरनेटिंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जो कि सोलर इन्वर्टर और आपके होम अप्लायंसेस के बीच में लगाया जाता है। हालांकि बीच में मीटर आता है, पर हम ऐसा मानते हैं कि मीटर का काम सिर्फ रीडिंग लेना होता है, तो इसलिए हम यह मानते हैं कि जो एसीडीबी बॉक्स होता है वह आपके सोलर इन्वर्टर और आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के बीच में होता है, ताकि आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस शॉर्ट सर्किट और हाई वोल्टेज से बचाए जा सके। उसके अलावा यह आपके इन्वर्टर की भी सुरक्षा करता है। मित्रों, एसीडीबी बॉक्स में एमसीबी लगाई जाएगी। जो नेट मीटरिंग की प्रोसेस होती है उसमें 2 मीटर लगाए जाते हैं, जिसमें से पहला मीटर आपका डीलर लगाता है और दूसरा मीटर बिजली विभाग वाले लगाकर जाते हैं। दोस्तों, जो मीटर आपका डीलर आपको लगाकर देता है वो भी कुछ दिनों पहले बिजली विभाग में टेस्टिंग के लिए जाता है। ऐसा नहीं है कि वो बंदा सीधा खरीद कर आपके वहां पर मीटर लगा देगा, क्योंकि मित्रों जो भी मीटर वगैरह होते हैं उनका अप्रूवल बिजली विभाग से लेना पड़ता है। तो मित्रों, पहला मीटर लग जाने के बाद आपका डीलर बिजली विभाग वाले से कांटेक्ट करेगा, और कांटेक्ट करने के बाद बिजली विभाग से एक बंदा आकर जो नेट मीटर है उसे आपकी साइट पर सेटअप करेगा। मित्रों, एक एक्स्ट्रा टिप मैं आपको दे देता हूं कि जब आप नेट मीटरिंग की प्रोसेस करवाएं उससे पहले नेट मीटर के लिए एक ऐसा मीटर बॉक्स जरूर लगवा लेवे, ताकि आपका आइसोलेटर और आरसीसीबी भी इसके अंदर फिट हो जाए। यह बॉक्स आपके मीटर को बहुत लंबे समय तक प्रोटेक्ट करता है, प्लस आपका काम दिखने में काफी सुंदर लगता है, वरना इसके बिना इधर उधर वायर बिखरे रहेंगे तो वो दिखने में अनटाइडी वर्क लगता है। अब दोस्तों, नेट मीटरिंग की प्रोसेस पूरी करने के बाद आपका ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम बिजली का उत्पादन शुरू कर देगा। सबसे पहले आपको आपका इन्वर्टर वाईफाई से कनेक्ट करवा लेना है, ताकि आप उसकी परफॉर्मेंस को अपने मोबाइल पर कहीं भी बैठकर मॉनिटर कर सके। प्लस डीलर भी आपके प्लांट की परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम वहां से चेक कर सकता है। बाकी दोस्तों, नेट मीटरिंग की प्रोसेस होने के बाद आपका डीलर आपसे ओटीपी लेकर सोलर सब्सिडी के लिए अप्लाई करेगा। मित्रों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको ओटीपी
सिर्फ और सिर्फ आपके डीलर के साथ ही शेयर करना है। यह यदि आपको किसी पर भरोसा नहीं है तो आप खुद भी सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर कुल मिलाकर किसी फ्रॉड आदमी को OTP देने से बचें। अब मित्रों, एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो कि 90% लोग इग्नोर करते हैं और उन्हें इसका बहुत भारी मात्रा में नुकसान भी उठाना पड़ता है, वो है आपके सोलर प्लांट का मेंटेनेंस। दोस्तों, लोगों की आदत ऐसी होती है कि वह सोलर प्लांट में बढ़िया से बढ़िया चीज लगवा लेते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि सोलर प्लांट को भी रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए होता है, वरना डोमेस्टिक तो छोड़िए, कई इंडस्ट्रीज में भी सोलर पैनल की मेंटेनेंस ना हो पाने के कारण लाखों रुपए की बिजली का नुकसान हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप इसके पीछे लॉजिक को समझिए कि आपका सोलर पैनल बिजली कैसे बनाता है। जब आपके सोलर पैनल पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो आपका पैनल उसे ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। पर मित्रों, जिस तरह से आपके घर के फर्श पर धूल जमा हो जाती है, वैसे ही सोलर पैनल्स पर भी धूल की परत जमा हो जाती है, जो कि सूर्य की किरणों को पैनल पर ठीक से नहीं पड़ने देती है। क्योंकि मित्रों, धूल की लेयर अपने आप में एक छाया का काम करती है। ऐसे में मैंने देखा है कि कई जगह लोगों की 50% तक एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। इसलिए आपको हर 15 दिन के अंदर इसे साफ करना ही होगा। और यदि आपके घर के बाहर कच्ची सड़क है तो हो सकता है कि इसे आपको हर 7 दिन में भी साफ करना पड़े। इसलिए हमें एक ऐसा इंतजाम करवाना होगा कि हम बड़ी आसानी से कुछ ही मिनटों में अपना सोलर प्लांट साफ कर सके। क्योंकि दोस्तों, यदि किसी चीज में बहुत टाइम और मेहनत लगती है तो लोग अक्सर उसमें आलस कर जाया करते हैं और सोलर प्लांट ऐसे ही पड़े पड़े धूल खाता रहता है। तो ऐसे में हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हम कभी भी ऑफिस जाने से 5-10 मिनट पहले फटाफट सोलर पैनल्स को क्लीन कर सके। तो मित्रों, वैसे तो मार्केट में कई प्रकार के सॉल्यूशन आते हैं, जैसे यदि आप चाहे तो सोलर पैनल्स के ऊपर PVC के स्प्रिंकलर भी लगवा सकते हैं, जिसमें सिर्फ आपको एक वाल्व ओपन करना होता है और आपके पैनल अपने आप जल्दी से जल्दी पानी के प्रेशर से साफ हो जाते हैं। पर मित्रों, यह इतना रिलायबल तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें 2 मेजर डिसएडवांटेजेस है। पहला तो फ्रेंड्स, जो हमारे इंडिया में हार्ड वाटर है उससे इसके छेद ब्लॉक हो जाते हैं और कुछ समय बाद कुछ छेद से पानी आता है और कुछ छेद से या तो टपक टपक के पानी आता है या फिर बिल्कुल ही पानी आना बंद कर देता है। ऐसे में यह स्प्रिंकलर अपने आप में सिरदर्द होते हैं कि इतने बड़े प्लांट में वो छेद कैसे खोले। तो उस लिहाज से यह तरीका सक्सेसफुल नहीं है। दूसरी खराबी इसमें यह आती है कि इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि इसके लिए आपको पूरा पाइपिंग वगैरह का सिस्टम लगवाना पड़ेगा और साथ में एक मोटर भी होना जरूरी है, जिससे कि प्रेशर से पानी आ सके। इसलिए मित्रों, मैं आपको इस पर जाने की सलाह बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। यदि मैं पैनल के मेंटेनेंस का सबसे इजी तरीका आपको बताऊं तो हमेशा अपने सोलर प्लांट में एक वॉकवे जरूर बनाएं, प्लस उस वॉकवे के साथ सीढ़ी भी होनी चाहिए, ताकि आप बहुत कम समय में वॉकवे पर चढ़कर सफाई कर सकें। और मेरे ख्याल में पूरी क्लीनिंग की प्रोसेस करने में आपको 10 से 15 मिनट का मैक्सिमम समय लगेगा। अब सवाल ये आता है कि सर, ऊपर चढ़ने का तो सिस्टम हमने बना लिया, लेकिन क्योंकि हमारा सोलर प्लांट हमारी टंकी से बहुत ऊपर लगा हुआ है, तो उसे साफ करने के लिए प्रेशर से पानी कैसे आएगा। तो मित्रों, मैंने इसका एक उपाय कर रखा है कि जैसे ही मुझे सफाई करने के लिए पानी की जरूरत होती है तो मुझे छत पर ही एक नल खोलना होता है और जो पानी की मोटर है वो अपने आप ऑन हो जाती है। आपको बस करना यह है कि हर 15 दिन में अपने सोलर पैनल्स पर प्रेशर से पानी मारना है। मित्रों, पानी के प्रेशर के लिए आप 2 काम कर सकते हैं। पहला तो आप एक मैनुअल मोटर लगा सकते हैं, जिसे हम सिर्फ तभी ऑन करेंगे जब हमें सोलर पैनल्स की साफ सफाई करनी होगी। और एक आप लगा सकते हैं प्रेशर पंप, जो कि ना सिर्फ आपके सोलर पैनल्स की साफ सफाई करने के काम आएगा, बल्कि आपके पाइपों में प्रेशर बढ़ाने के भी काम आएगा। मित्रों, ऐसा नहीं है कि हमें हर बार पानी मारकर ही उसे छोड़ देना है। आप हर 4 से 6 महीने में एक बार किसी सॉफ्ट कपड़े वाले माइक्रोफाइबर वाइपर से इसे साफ करना ना भूलें, या आप सिंपली एक लंबे वाइपर पर माइक्रोफाइबर कपड़ा लगाकर अपने पैनल्स को साफ कर सकते हैं। और मित्रों, यकीन मानिए कि यदि आप अपने सोलर प्लांट का रेगुलर मेंटेनेंस करते हैं तो आपका सोलर प्लांट उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर काम करेगा और ज्यादा से ज्यादा बिजली बनाएगा। मित्रों, यह सिस्टम लगाने के लिए आपके घर में प्रेशर पंप होना जरूरी है, जो कि आपको प्रेशर की जरूरत पड़ने पर ऑटोमेटिक ऑन या ऑफ हो जाता है। या फिर जैसा कि मैंने आपको एक और दूसरा तरीका बताया है कि यदि आप प्रेशर पंप को ना लगाना चाहे और उसकी जगह सिंपल मोटर भी लगाना चाहे तो उसे भी लगा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसके बाद एक और स्टेप बचता है कि यदि आपने बाइफेशियल पैनल लगा रखे हैं तो आप अपनी छत को व्हाइट कलर का करवा लीजिए, ताकि आपका प्लांट
और ज़्यादा एफिशिएंसी पर बिजली बना सकें। यदि आप चाहें तो हीट प्रूफिंग कम वाटर प्रूफिंग भी करवा सकते हैं, जिससे आपको अपने छत के टेम्परेचर में भी गिरावट देखने को मिलेगी और साथ में वाटर प्रूफिंग भी हो जाएगी। सेफ्टी प्रैक्टिसेस एंड टूल्स। सोलर इंस्टॉलेशन के दौरान सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। हमेशा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई का उपयोग करें, जैसे सेफ्टी हेलमेट, इंसुलेटेड ग्लव्स, सेफ्टी शूज। उपयोग में आने वाले मुख्य टूल्स हैं मल्टीमीटर, स्पैनर सेट, ड्रिलिंग मशीन। बिना सेफ्टी के इलेक्ट्रिकल काम करना मंजूर नहीं है। मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग। सोलर पावर सिस्टम का मेंटेनेंस सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। सोलर पैनल्स को 15 से 20 दिन के इंटरवल पर साफ पानी से क्लीन किया जाना चाहिए। इन्वर्टर डिस्प्ले पर डेली एनर्जी जनरेशन रेगुलर रूप से मॉनिटर करें। अगर पावर जनरेशन कम हो तो पहले निम्न चीजों की जांच करें: पैनल क्लीनलीनेस, शैडो ऑब्स्ट्रक्शन, लूज इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। सोलर एनर्जी सेक्टर भारत में तेजी से विकास कर रहा है। इस स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से ट्रेनी रोजगार के अवसर या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दोनों के लिए तैयार होता है। इस ट्रेनिंग मॉड्यूल को ध्यान से समझें और प्रैक्टिकल सेशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद।